फिर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। जनरली एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। जो पहला कंपोनेंट है वो कार्बोनिल कंपाउंड होता है। जो दूसरा कंपोनेंट होता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का, वो या तो इनोलेट आयन होगा या फिर इनॉल आयन, इन दोनों में से कोई एक होगा। और ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में रिएक्शन करके बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जनरली पहला स्टेप होता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का। और जो ये रिएक्शन होती है वो दो स्टेप की होती है। तो पहले स्टेप का जो प्रोडक्ट होता है वो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। फिर एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद क्या होता है कि जो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड हैं ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन में जाएंगे, वाटर के एक मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे और अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। और यही अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा दूं कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के दो कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट कार्बोनिल कंपाउंड होता है और दूसरा कंपोनेंट इनोलेट आयन या फिर इनॉल, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ पर अगर कोई शुरुआत कर रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने की, तो उसके लिए मैंने कुछ यहाँ ऑर्गेनिक टर्म्स के यूज़ किए हैं। तो मैं उन्हें थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा और एक्सप्लेन भी करना चाहूँगा। तो अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपको इन टर्म्स की, तो आप मेरी इस वीडियो को 1 या फिर 1.5 मिनट के लिए फॉरवर्ड कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसको समझ लें। जैसे इनॉल, व्हाट इज़ इनॉल? सो दिस इन रिप्रेजेंट्स द एनी डबल बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर एंड दिस ऑल रिप्रेजेंट द एल्कोहलिक ग्रुप। अगर किसी स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और पाई बॉन्ड बनाने वाले दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन के पास अगर ये एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हम ऐसे स्ट्रक्चर को इनॉल कहते हैं। इनोलेट में जो इनॉल प्लस ATE8, तो 8 जहाँ भी आता है मतलब कि किसी निगेटिव आयन की बात हो रही है। तो इसी इनॉल का जो आयनिक फॉर्म होता है हम उसे इनोलेट कहते हैं। जब हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज आएगा। जो नेक्स्ट है कार्बोनिल कंपाउंड। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जा रहा है तो हम ऐसे सेगमेंट को कार्बोनिल सेगमेंट कहते हैं और ओवरऑल कंपाउंड को कार्बोनिल कंपाउंड कहेंगे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में या फिर कार्बोनिल कंपाउंड में जो ये कार्बन होता है, इस कार्बन को कार्बोनिल कार्बन कहते हैं। और इस कार्बन की जो 2 वैलेंसी फ्री होती हैं ये अदर कार्बन एटम से भी ऑक्यूपाई हो सकती हैं, या फिर यहाँ पर हाइड्रोजन्स हो सकते हैं या फिर अदर हेट्रो एटम्स हो सकते हैं। जो नेक्स्ट टर्म मैंने यूज़ किया था बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट होता है या फिर ओवरऑल रिएक्शन में ये एज ए इंटरमीडिएट होता है। ये क्या होता है कि कार्बोनिल कंपाउंड से जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा होता है उस कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहते हैं और द कार्बन विच इज़ नेक्स्ट टू दिस अल्फ़ा कार्बन एटम इज सेट टू बी बीटा कार्बन एटम्स। सो अगर बीटा कार्बन के ऊपर कोई एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा हम उसे बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड कहेंगे। सो द नेक्स्ट इज अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अनसैचुरेशन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, जो कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा। अल्फ़ा बीटा का मतलब कि वही पाई बॉन्ड अल्फ़ा और बीटा कार्बन के बीच में प्रेजेंट है। जैसे कि ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, इसके नेक्स्ट कार्बन को हम अल्फ़ा कहेंगे, उसके नेक्स्ट कार्बन को बीटा कहेंगे। तो यहाँ अल्फ़ा और बीटा दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड है। इसका मतलब कि ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का स्ट्रक्चर है। तो अब चलिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को ब्रीफ में देखेंगे हम थोड़ा। ये रिएक्शन है और हमने आपको बताया था कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ मैंने CC से रिप्रेजेंट किया हुआ है। कार्बोनिल कंपाउंड को पूरा नहीं लिखा है मैंने। कार्बोनिल कंपाउंड C स्टैंड फॉर कार्बोनिल एंड द अनदर C स्टैंड फॉर कंपाउंड। तो यहाँ पर पहला कंपोनेंट कार्बोनिल कंपाउंड हो गया और जो दूसरा कंपोनेंट था मैंने आपको बताया है कि इनॉल या फिर इनोलेट आयन, दोनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ पर हम फर्स्ट केस को देख रहे हैं कि जो सेकेंड वाला कंपोनेंट है वो इनोलेट आयन है। हम इनॉल के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ इनोलेट आयन को एज वन ऑफ द कंपोनेंट हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में कंसीडर कर रहे हैं। तो क्योंकि ये इनॉल का स्ट्रक्चर है ये और ये कार्बोनिल कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, तो ये आपस में रिएक्शन करके पहले स्टेप में बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं हम। देखिए ये कार्बोनिल सेगमेंट हो गया और ये वाला कार्बन अल्फ़ा हो गया, ये वाला कार्बन बीटा हो गया। बीटा के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड।
अब ये फर्स्ट स्टेप हो गया एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन का। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि यही बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहा है और अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। ये तीन जो लाइनें मैंने यहाँ पे खींची हैं वो साइन ऑफ इक्विवेलेंस कहलाता है, मतलब दिस स्ट्रक्चर इज़ आइडेंटिकल टू दिस स्ट्रक्चर, और बिल्कुल है भी। सिर्फ इसी बॉन्ड को आप रोटेट कराइए, इस बॉन्ड को, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो पूरा पलट जाएगा। ये रेड वाला जो सिंगल बॉन्ड आप देख रहे हैं वो नीचे आ जाएगा जैसे कि यहाँ पर आया है, और ये जो डबल बॉन्ड है वो ऊपर चला जाएगा जैसे कि यहाँ पे आया है। तो दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल ही हैं। तो ये इनोलेट से था। अब इसके मैकेनिज़्म को हम देखेंगे और बड़े अच्छे से समझने की ज़रूरत है इसके मैकेनिज़्म को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इनोलेट आयन कि यही जनरली फॉर्म होती है कि इन होता है डबल बॉन्ड और उसके एक कार्बन से डायरेक्टली ऑक्साइड आयन प्रेजेंट होता है। लेकिन ये फॉर्म इनोलेट आयन की रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, ये रीअरेंज होती है इस फॉर्म में। कैसे रीअरेंज होगी? जो ये निगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, वो ये ऑक्सीजन इस पाई बॉन्ड के पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में इंसर्ट कराएगा। ऐसा करने से इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और क्योंकि पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन आ रहा है मतलब कि पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो ब्रेक होगा, और इस पाई में जो दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो शिफ्ट कर जाएंगे इस कार्बन के ऊपर, मतलब कि ये जो कार्बन होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आने वाला है। तो बिल्कुल रीअरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगी और ये स्ट्रक्चर बनेगा जिसे कार्बन आयन फॉर्म ऑफ इनोलेट आयन कहते हैं, और यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो चलिए ये पहला कंपोनेंट हो गया। दूसरा कंपोनेंट क्या था हमारा? कार्बोनिल कंपाउंड। रिएक्शन कैसे होगा? जो कार्बन आयन फॉर्म ऑफ इनोलेट आयन होती है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करेगी, और जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है उसका जो कार्बोनिल कार्बन है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह से बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को देने वाला, और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला। तो यहाँ मैकेनिज़्म कैसे होती है कि जो निगेटिव चार्ज इस कार्बन के पास है वो निगेटिव चार्ज अटैक करता है इस कार्बोनिल कार्बन पे, और जनरली वो अटैक होता कहाँ पर है? ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल यहाँ पर होता है जो कि वैकेंट होता है। तो उसी वैकेंट ऑर्बिटल में ये निगेटिव चार्ज आकर के अटैक करेगा। क्योंकि पाई स्टार ऑर्बिटल में अटैक कर रहा है इसलिए पाई बॉन्ड को तो ब्रेक होना पड़ेगा, और इस पाई बॉन्ड में प्रेजेंट जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे इस ऑक्सीजन के पास। तो जनरली ये जो ऑक्सीजन होगा उस पर हमें निगेटिव चार्ज मिलने वाला है, और इस वाले कार्बन और एक ये कार्बन कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। इस स्ट्रक्चर को मैंने ऐसा रखा है। इस कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज था, इस कार्बन और ये कार्बोनिल कार्बन दोनों के बीच में मैंने बॉन्ड बना दिया है। इस ब्लू स्ट्रक्चर को, मतलब कि कार्बोनिल कंपाउंड को, मैंने यहाँ पर ड्रा किया हुआ है पलट करके, और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा था तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया भी है। ये उसके बाद क्या होगा कि रिएक्शन में वाटर भी प्रेजेंट होगा, और वाटर से हाइड्रोजन को ये ऑक्सीजन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। मतलब यहाँ पर वाटर किस तरह से बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह से या फिर बेस की तरह से? क्योंकि यहाँ पर जो वाटर है वो प्रोटॉन को दे रहा है, मतलब कि वाटर रिएक्ट्स एज एन एसिड इन दिस रिएक्शन। तो वाटर से ये जो ऑक्साइड है वाटर से प्रोटॉन ले करके OH बना लेगा, और जो कंपाउंड बनेगा वो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होगा। यही स्टेप 1 का प्रोडक्ट था ना। अब हम बात करेंगे स्टेप 2 की, जो कि यहाँ से शुरू है। ये सिमिलर यही है, दोनों सेम कंपाउंड है ये और ये स्टेप 1 का फाइनल प्रोडक्ट था। स्टेप 2 यहाँ से शुरू हो रहा है ये वाला। तो इसमें होता क्या है कि स्टेप 1 में जो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो डिहाइड्रेट होते हैं। डिहाइड्रेशन का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि एक कार्बन से OH एलिमिनेट होगा और उसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। इस कार्बन से ये OH निकल जाएगा और इस कार्बन से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। क्योंकि दोनों कार्बन से कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो दोनों आपस में एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। और क्योंकि एलिमिनेट होने वाला मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल है तो इसीलिए इस स्टेप को हम डिहाइड्रेशन स्टेप कहते हैं, जैसे वाटर का निकल जाना। और मैकेनिज़्म की बात अगर हम करेंगे तो वो किस तरह से प्रोसीड होता है, तो ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड है, उस सिग्मा बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग यहाँ पर होता है। तो इस एंटी बॉन्डिंग हमेशा वैकेंट होते हैं, तो इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन और ऑक्सीजन के जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा स्टार ऑर्बिटल होगा उसमें इंसर्ट कराएगा,
जिसकी वजह से ये कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा। और क्योंकि ये वाला कार्बन इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, इसीलिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और क्योंकि सिग्मा स्टार में दे रहा है, कौन से सिग्मा स्टार? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बने सिग्मा स्टार के ऑर्बिटल में, इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड भी ब्रेक होगा। और क्योंकि यहाँ से हाइड्रोक्साइड निकल रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, दोनों आपस में मिल करके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे और डिहाइड्रेशन स्टेप प्रोसीड होगा, तो हमें अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, जो कि किसी भी एल्डोल रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ मैंने दो स्ट्रक्चर और बनाए हुए हैं, बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड और बीटा गामा अनसैचुरेटेड। इसकी पॉसिबिलिटी कैसे हो रही है कि ये कार्बन है, इसके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अब मैंने कहा था कि डिहाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी कार्बन के पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो वहाँ से हाइड्रोक्सी निकलेगा और उसके नेक्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। तो नेक्स्ट कार्बन मैंने इसको कंसीडर किया है। नेक्स्ट कार्बन ये भी हो सकता है और नेक्स्ट कार्बन ये वाला कार्बन भी हो सकता है। तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, मतलब कि इस वाले प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं। और अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो मतलब कि ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, मतलब कि हम इस वाले प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो जनरली ऐसा होता नहीं है, हमेशा प्रोटॉन वहाँ से निकलेगा जो कार्बन इस कार्बोनिल कार्बन के पास में होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक हमें चेन कॉन्जुगेशन मिलता है और ये कॉन्जुगेशन हमेशा स्टेबल होती है। जब भी अल्टरनेट फॉर्म में होता है, एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और एक और पाई बॉन्ड, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पर दोनों पाई बॉन्ड जो है वो आइसोलेट हो गए हैं, इसीलिए ये दोनों स्ट्रक्चर फेवर नहीं करते हैं। ये स्ट्रक्चर हमेशा फेवर करेगा और इसीलिए हम जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो हमेशा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बनते हैं इस रिएक्शन में। तो इतने मिनट में मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर पाया हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी उसमें हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हमने फ्रॉम इनोलेट एन से पढ़ा, वहाँ पर हम फ्रॉम इनॉल से पढ़ेंगे। और वहाँ पर भी ये कार्बोनिल कंपाउंड जो होगा वो कॉमन होगा, सिर्फ इनोलेट एन की जगह के ऊपर इनॉल से हम पहले रिएक्शन को देखेंगे और उसके बाद हम उसके मैकेनिज़्म को देखेंगे और फिर हम कंपेयर भी करेंगे कि इनोलेट और इनॉल से रिएक्शन जो प्रोसीड हो रहा है उसके मैकेनिज़्म में क्या डिफरेंस है, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम बन रहे हैं दोनों ही पाथवेज में। और कंपेयर करने के बाद प्रैक्टिकली भी हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। और सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।